तो असल वजह अब आंदोलन खत्म करने के पीछे क्या राज था? क्यों 31 दिनों के आंदोलन के बाद इनको जीरो में लौटना पड़ा? कि हमको भूपेश है तो भरोसा है की बात पर भरोसा है और इसीलिए हमने आंदोलन खत्म किया है, अब सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हुआ क्या? रात में इनको बुलावा आया सीएम हाउस से, कुछ नहीं मिला। 31 दिनों तक छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी हड़ताल करते रहे, मांग करते रहे कि सरकार उन्हें नियमित करे। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जेल भरो आंदोलन किया, भरी बरसात में उन्होंने आंदोलन किया, विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। प्रदेश भर की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के राजधानी रायपुर में डटी रही, धरना प्रदर्शन करती रही। जब धूप थी, बारिश थी, उमस थी, उस बीच में हमने देखा कि महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आंदोलन कर रही थी। लेकिन मिला क्या? जीरो, क्योंकि सरकार की ओर से कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ और एक तरफा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। और जब आंदोलन स्थगित कर दी गई तो फिर उनके कर्मचारी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रवक्ता और दूसरे पदाधिकारी, वो क्या कह रहे हैं वो एक बार आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि संविदा कर्मचारियों के आंदोलन खत्म करने के पीछे की असल कहानी क्या थी और इस आंदोलन को खत्म करने के बाद कर्मचारी में नाराजगी है, आक्रोश है, कर्मचारी की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या ये तूफान के पहले की शांति है या फिर शेर के उस स्ट्रेटेजी की कहानी है जिसमें शिकार पर झपटने से पहले शेर को 2 कदम पीछे खींचना होता है। ये सब कुछ आपको बताएंगे, पूरी कहानी पर्दे के पीछे क्या चली वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन आंदोलन खत्म करने के बाद जो कर्मचारी नेता कह रहे थे, क्या कह रहे थे, वो चलिए आपको सुना देते हैं और इसकी एनालिसिस भी बता देते हैं। और संविदा कर्मचारी महासंघ 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे था। 30 दिन के आंदोलन के पश्चात हमने ये तय किया है कि भाई क्षेत्र की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की सहूलियत का हमें भी उसका भी ध्यान रखना है, वो भी हमारे अपने लोग हैं। और भूपेश सरकार का जो एक स्लोगन है, भूपेश है तो भरोसा है, उसका भी हमें थोड़ा सम्मान रखना चाहिए और सरकार को एक अवसर देना चाहिए कि वो इस बात को साबित करें एक बार पुनः। तो इसलिए हम लोगों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए और भूपेश है तो भरोसा को ध्यान में रखते हुए हमने स्थगित करने का निर्णय लिया। देखिए, हमने संगठन ने अपने साथियों को पूरी तरह से विश्वास में लेकर यह निर्णय लिया है। हमारे साथियों का भी ये मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी जो भी प्रयास किए जा सकते थे सरकार को जगाने के लिए, हमने पूरी तरह से किए हैं और हम इसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। तो हमारी जो बात है वो शासन प्रशासन के पास लगातार पहुँचती गई है और हमारे लोगों को ये पूरी तरह से विश्वास है कि संविदा कर्मचारी संगठन ने और संविदा कर्मचारियों ने अपना पूरा प्रयास किया है। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये साबित करना है कि भूपेश है तो भरोसा है और उम्मीद है कि वो साबित करेंगे। चलिए, ये जो आंदोलन रहा तो क्या ये माने कि 2-3 दिन पहले 211 लोगों का निलंबन नहीं, बर्खास्तगी बेसिकली, वो शायद दबाव काम कर रहा था, लगातार आप कोशिश कर रहे थे संवाद हो नहीं पा रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन बच नहीं रहे थे आप लोग के पास? हम लोगों ने विगत 30 दिनों से संविदा कर्मचारियों की दर्द, पीड़ा और मांग राज्य सरकार के समक्ष रखने में सफल हुए हैं और निश्चित रूप से जो बातें हमारी संवाद नहीं बन पा रही थी वो एक संवाद की स्थिति पे आई। हम लोगों ने सोचा कि संवाद ही एक माध्यम बनेगा, जो कि हम लोगों के हर रैली और हर माध्यम का एक स्लोगन रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत उम्मीद है और उम्मीद उस तरफ से भी हमें मिल रही है और उस उम्मीद के साथ हम लोगों ने यह हड़ताल का स्थगन किया है। निश्चित रूप से आगामी समय में एक सुखद परिणाम संविदा कर्मचारियों के भविष्य के लिए हमें प्राप्त हो सकेंगे। सीएम से मुलाकात का कोई समय मिल रहा है? आपने आंदोलन तो अब स्थगित कर दिया, क्या अब भी कोई वक्त है? आशा है कि हम जल्द से जल्द सीएम सर से मुलाकात करने का प्रांतीय टीम को समय मिलेगा और उस भरोसे पर माननीय मुख्यमंत्री जी कायम होंगे। जैसा भरोसा उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को दिलाया है और करते आए हैं और वैसी संविदा कर्मचारियों के साथ करेंगे। क्या मिला? हमें छत्तीसगढ़ सरकार पर पूरी भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों के हित में संवेदनशील है। हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमें निश्चित ही सौगात देंगे। भरोसा तो तब भी आप जता रहे थे जब आप आंदोलन पर जाने वाले थे, आंदोलन भी किए, उसके बाद भी फिर यही भरोसा है, कुछ मिला, हासिल हुआ? निश्चित तौर पे अभी हम लोग जो शुरू से बोलते आए हैं कि भूपेश सर भरोसा है, बीच में हम उसको अपने लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपने बातों को पहुंचाया है और अभी भी भरोसा है अब कि हमको जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। आपसे सवाल बड़ा हो जाता है क्योंकि आप आमरण अनशन पर बैठे थे, बेहोश होकर के हॉस्पिटल गए थे, इतना दर्द तकलीफ, और वो भी देख रहा था कि आप तैर करके कैसे पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे, आप ही थे ना? जी, हमने
जल सत्याग्रह भी किया है और आमरण अनशन भी किया है। हमने शासन के ध्यान आकर्षण किया है कि हम चाहते हैं कि जो संविदा कर्मचारी हैं, आप ही छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, वे बेटी बेटियां हैं जो कि कम पैसे में, कम बिना नियुक्ति के, बिना वेतन के, बिना पेंशन के काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों की पीड़ा को आप समझें, क्योंकि आपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है कि नियमितीकरण की जाएगी, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। ये नौकरी सुरक्षा की बात थी। आज हमारे कई साथी दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार को किसी प्रकार की अनुकंपा राशि नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी शासन द्वारा कोई नीति बनाई जाए, हम संविदा कर्मचारियों के लिए भी कोई नीति बनाई जाए ताकि हमारा भी परिवार खुशहाल हो सके। चलिए, पहले जो आंदोलन होता था उसमें होती थी कि बातचीत होती थी, बातचीत एक टेबल पे होती थी, उसमें कुछ बातों पे सहमति बनती थी और उसके बाद स्ट्राइक कॉल ऑफ होता था। ये इस बार एक नया पैटर्न है कि अगर आपको सीएम से मुलाकात करनी है या वहाँ तक पहुँचना है तो पहले आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। शायद ये आप पे भी लागू हो रहा है, जो हमने कई सारे आंदोलन देखे हैं इसके पहले वाले में। अब कुछ भरोसा आपको होता है? आपने आंदोलन तो खत्म करने की घोषणा कर दी, सीएम से आपसे कुछ मिलेगा ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। अभी तक हम लोग जितना भी प्रतिनिधि से मिले तो एक ही बात सुनने में आई कि हमारा जो प्रदेश का मुखिया है वो किसी आंदोलनकारी से अभी तक 4 साल में नहीं मिला है। आंदोलन खत्म करके आइए तो ही मिलेगा, जो भी मिलना होगा वो तो मुखिया ही देंगे। तो हमको बाध्य होके और थोड़ा सा विश्वास में लेके, दोनों चीज़ बोलूँगा मैं, हमको अंतः स्थगन किए हैं। आगे यदि नहीं होती है तो हम इसको लगातार करेंगे। मतलब रास्ता खुला हुआ है? बिल्कुल खुला हुआ है। हम एक मौका दे रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, यदि आप 15 अगस्त के पहले हमको घोषणा करते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आपको इसका परिणाम आगे भी जनता देगी। चलिए, एक तो होता है कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने रथ यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, जो होना था वो शायद अगर पहले हो जाती, घोषणा हो जाती तो आप आंदोलन से लौटने की खुशी कुछ होती, लेकिन अभी भी डायलेमा में है क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर वो मिल गया तो ठीक है और नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन भविष्य है। देखिए, हमारा जो आंदोलन है निरंतर लगातार चल रहा है और अभी भी हम लोग स्थगन किए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के आम जनता के उनके दिक्कतों को देखते हुए और भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को देखते हुए स्थगन किए। चलिए, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन एक जो कहानी जो इस पर्दे के पीछे रही, क्या ये भी रही कि कहीं ना कहीं दबाव था? क्योंकि एक तरफ रास्ते नहीं खुल रहे थे बातचीत के, दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, विकल्प बहुत बच नहीं रहे थे आप लोग के पास। देखिए, ऐसा नहीं है कि दबाव था, ये नहीं है। देखिए, हमने विभिन्न माध्यमों से माननीय हमारे मुखिया तक बात पहुंचाने की पहले भी कोशिश की है, प्रयास किया है। हमने संवाद रैली भी की थी, परंतु जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है और मैं भी लड़ाई करके लड़ के आया हूँ, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं। थोड़ा भी लड़ना सीख रहे हैं, थोड़ा प्रदर्शन किए हैं, परंतु अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हमारे मुखिया तो वही है, करेंगे तो वही। और जैसे घर के बच्चे जिद करते हैं, पापा आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी उन्हीं से क्योंकि घर के मुखिया वही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है पूरा एक परिवार की तरह है और हम अगर वो हमारे गार्जियन है पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तो जो भी हमारी 19-20 होती रही है, खटपट होती रही है, अब हम तो मतलब अपने गार्जियन के साथ संवाद तो हमको करना पड़ेगा। भले हम रूट के 1 महीने तक बाहर बैठे हुए थे, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि गार्जियन से बहुत अच्छा सौगात हमें मिलेगा। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दो बच्चे होते हैं ना, किसी को ज़्यादा प्यार, किसी को कम प्यार, छोटे वालों को ज़्यादा या बीच वालों को कम प्यार, आप बीच में तो नहीं आ रहे हैं? बाकी सबके लिए DA-HRA की घोषणा हो जा रही है, वेतन बढ़ जा रहे हैं सबके, बस आप ही की नहीं सुनी जा रही है। मुझे लगता है जो गार्जियन जिसको सबसे अधिक प्रतीक्षा करवाते हैं उसी को ही सबसे अधिक देते हैं बाद में। ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये कई बार ऐसा होता रहा है, जिसकी प्रतीक्षा ज़्यादा रहती है उसका फल भी ज़्यादा बड़ा होता है। और भूपेश बघेल जी पे हम सभी को भरोसा है, उम्मीद है कि एक बड़ी सौगात हमको मिलेगी। चलिए, जुझारू बच्चे हैं शायद आपके, मतलब प्रतीक्षा देख रहे हो कि कितना लड़ सकते हो आप लोग। हम लोगों ने जिद किया अपने गार्जियन से और जिद भी एक सीमा तक की जा सकती है, हम लोगों ने किया और हमें विश्वास है कि गार्जियन हमारी बात को सुनेंगे और उन्होंने जो वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता से, संविदा कर्मचारियों से, उसको पूरा करेंगे। और हमने तो अब अपना काम कर लिया है, हमने अपना जिद को समाप्त किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बारी है। मुझे लगता है कि जल्द ही एक सुखद समाचार हमको मिलने वाला है। उनकी सरकार की जिद भी खत्म हो, बातचीत तो हो। निश्चित तौर पर हमने अपनी जिद समाप्त कर दी है, सरकार भी जिद समाप्त कर चुकी है। एक अच्छे माहौल पे हम लोग साथ में बैठेंगे और निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो सुन लिया आपने, ये सारे कर्मचारी हैं, ये वो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था और सब घुमा फिरा करके यही कह रहे हैं कि हमको भूपेश है तो भरोसा है की बात पर भरोसा है और इसीलिए हमने आंदोलन खत्म किया है, अब सरकार कुछ ना कुछ करेगी। ये तुरंत बात की इनके बयान थे, लेकिन हुआ क्या? रात में इनको बुलावा आया सीएम हाउस से, कुछ नहीं मिला,
कहते हैं कि वहां पे गए, सीएम ने कहा कि 27% आपका बढ़ा दिए हैं, अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, आप खुश हो करके जाइए, और बाकी किसी मांगों पे कुछ भी नहीं बनी बात। तो असल वजह अब आंदोलन खत्म करने के पीछे क्या राज था, क्यों 31 दिनों के आंदोलन के बाद इनको जीरो में लौटना पड़ा, उसकी एनालिसिस तो सुनिए। हुआ क्या कि इन्हें ये लगा कि जो मानसून सत्र है उसमें इनके पास आखिरी मौका है, और इसीलिए 3 जुलाई से इन्होंने आंदोलन शुरू किया और पूरी कोशिश की। इस बात की तारीफ तो इनकी करनी चाहिए कि इन्होंने पूरी ताकत इकट्ठा करके प्रदेश भर के लोगों को बुलाया और 10,000 से लेकर के 15,000 की संख्या में इन्होंने प्रदर्शन किया और हिला, वो मीडिया में दिखा, सरकार तक वो बातें भी पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ कि सरकार इनके आंदोलन से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, और जो मानसून सत्र था उसमें जो अनुपूरक बजट पेश हुआ, उस बजट में इनकी मांगों के लेकर के कोई बात नहीं हुई, यानी नियमितीकरण को लेकर के इनका सबसे बड़ा धक्का वहीं लग गया। इसके बाद इन लोगों ने स्ट्रेटेजी की कि और ज्यादा उग्र करके देखते हैं, नफा नुकसान की बात करते हैं। तमाम मीडिया में बाइट दी गई कि अगर नहीं करते हैं तो फिर वोट प्रभावित करेंगे, नाराज होंगे। 45,000 कर्मचारी है, यानी 45,000 परिवार है, एक एक परिवार के पीछे अगर 5-5 वोट भी रख ले तो फिर 2.5-3 लाख वोट आपके प्रभावित होंगे। वो समीकरण भी बताया गया कि आपके कितने विधानसभा में जो विधायक हैं वो सिर्फ 5,000 वोट से कम से हारे हैं, और अगर एक एक विधानसभा में जो कर्मचारी अगर 10-10, 20-20 वोट भी प्रभावित कर दिया तो फिर आप हार जाएंगे। ये समीकरण भी रखा गया, लेकिन सरकार इससे भी कुछ नहीं हुई, सरकार तब भी अडिग रही। अब जब सरकार ने एस्मा लागू किया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की तो फिर कर्मचारियों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। ये बार बार कहते कहते थक गए कि सरकार संवाद करे, संवाद करे, संवाद कुछ भी नहीं हुआ। सबने जिससे भी मिले, ये कर्मचारी नेता जिस भी मंत्री के पास जाकर के मिलते थे, उनको रिप्लाई यही आता था कि इस पे जो करेंगे मुख्यमंत्री करेंगे, और मुख्यमंत्री से मिलने की पहली शर्त है कि आपको अपना आंदोलन खत्म करना पड़ेगा, आंदोलन पर रहते हुए आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। ये पहली शर्त थी, और किसी से बातचीत होती थी तो कहते थे कि जो करना है मुख्यमंत्री को करना है। तो कर्मचारियों के पास कोई बेसिकली ऑप्शन बचा नहीं था। 31 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे, हिम्मत जवाब दे रही थी, बारिश का मौसम शुरू हो गया था, लोग कई महीने से अपने घर लोग परेशान हो रहे थे, कई महीनों से यहाँ पे थे, खर्च हो रहा था और सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं थी। सवाल था कि कब तक आंदोलन खींचे, ये एक बेचैनी अंदर से आने लगी थी। दूसरा जो सबसे ज्यादा काम किया इस पे कि जैसे ही बीजापुर जिले में 211 कर्मचारियों को एक साथ बर्खास्त किया गया, पूरा आंदोलन हिल गया, क्योंकि अभी तक तो ये मांग कर रहे थे कि सरकार नियमित करे। अब इनके ऊपर दूसरा बर्डन आया कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर ये एक जिले में कार्रवाई शुरू हुई है, आपको हर जिले में कार्रवाई होगी, और जो बर्खास्त होंगे उनकी पुनर्बहाली के लिए अब आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो एक तरफ सरकार बात नहीं कर रही थी, दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, आंदोलन लंबा खिंच गया था, लोगों के पेशेंट्स जवाब देने लगे थे, विकल्प कुछ बच नहीं रहा था कि आखिर अंतहीन आंदोलन कब तक चलेगा, और कार्रवाई का डर अलग था। ये तमाम फैक्टर्स ने काम किया और फिर इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो क्या कर्मचारी हार गए? तो जवाब होगा हाँ, फौरी तौर पर तो यही लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा राज छुपा है। और जो मैंने कहा आपको कि शेर जब झपट्टा मारता है तो 2 कदम पीछे खींचता है, कर्मचारी आंदोलन भी बेसिकली इसी तरह से रहा है। जब उसे लगता है कि सरकार अब मजबूत हो रही है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने 2 कदम पीछे खींचते हैं और फिर पूरी ताकत से वापस लौटते हैं और फिर सरकार को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। 45,000 की संख्या कम नहीं होती है, आप मानेंगे। जब कर्मचारी आंदोलन की बात होती है तो आप देखेंगे कि शिक्षा कर्मियों का जो आंदोलन शुरू हुआ था 2003-04 के बाद में, तब उनकी संख्या 40-45,000 ही थी, और उसके बाद उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया था संविलियन के लिए, 2018 तक गया था। लंबाई लंबी होती है, लेकिन इसमें भी यही होगा, और ये कर्मचारी कह भी रहे हैं। अब इंतजार कीजिए 15 अगस्त का। हुआ अगर कर्मचारी आंदोलन के बीच के जो सूत्र है अगर वो सही हुआ तो फिर एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है कर्मचारियों का, और संभव है
कि वो अगस्त के बाद होगा, लेकिन ये एक संभावना है। अभी जो प्रायोरिटी ये है इनके नेताओं की कि जो बीजापुर में जो 211 बर्खास्त हुए हैं उनको रीस्टेट कराना, और उसमें करीब 1-1.5 महीने का वक्त लगेगा। तो हो सकता है कि ये आंदोलन अगस्त में ना हो, लेकिन नुकसान होगा, और किसको होगा? तो सरकार को करेंगे। ये जो 45,000 लोग हैं वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ इनके मन में जबरदस्त आक्रोश है। और अगर कोई भी ऐसी चीज जो इनको शांत कर सके नहीं की गई, तो फिर ये पूरे विधानसभा में घूम घूम करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप को सरकार के खिलाफ हॉस्टाइल कर देंगे, यानी चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे, खुद भी नुकसान पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रभावित करके और भी इस नुकसान को बड़ा करें। तो ये होगा सरकार को नुकसान। होना क्या था? एक बहुत अच्छी पहल की जा सकती थी अगर सरकार को इस वोट बैंक का, इस धरे की थोड़ी भी चिंता होती, तो एक फॉर्मूला था जिस पे काम हो सकता था और सरकार की भी बात बच जाती और कर्मचारी भी खुश हो जाते। वो था गैर वित्तीय मांग। क्या था वो फॉर्मूला? कि ये एनएचएम के ज्यादातर कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, और ये मनरेगा के ज्यादातर कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। फिर ये बिजली में ठेके वाले कर्मचारी हैं। तो अगर जॉब की सिक्योरिटी वाला ऑप्शन भी अगर सरकार मान लेती तो सरकार के सामने विन विन की स्थिति रहती। वैसे ही जैसे इन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करके की, क्योंकि अभी वित्तीय भार तो सरकार पे आ नहीं रहा है और सारे कर्मचारी खुश हो गए, तो ऐसे ही इस पे भी वित्तीय भार नहीं आता। फिर सवाल खड़ा हुआ कि भाई ये तो योजना चलती है, सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, तो इनको परमानेंट कैसे कर सकते हैं? तो इस पे भी कर्मचारियों ने एक फॉर्मूला दिया कि जब तक केंद्र सरकार की योजना है तब तक के लिए आप श्योर कर दीजिए कि कोई इन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता। इतनी भी घोषणा अगर सरकार कर देती तो ये पूरा का पूरा वर्ग खुश हो जाता और सरकार को जो संभावित नुकसान होगा, और वो होना तय है, चुनाव में पक्का होगा। और हम आप सभी जानते हैं कि एक एक विधानसभा सीट पर 2000, 3000, 1500 का भी वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पे हार और जीत का आंकड़ा 5000 से बहुत कम है और ऐसे सीट की संख्या दर्जनों में है। तो ये पोटेंशियल रिस्क और थ्रेट सरकार ने क्रिएट कर लिया अपने लिए, जो कि बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता। जब तक केंद्रीय योजना चलती तब तक इनकी जॉब को सिक्योरिटी दे देती, ये खुश हो जाते, सरकार की पोटेंशियल थ्रेट कम हो जाती और एक जो संभावित आंदोलन था वो नहीं हो पाता।